हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैमलन। सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों बहुत दिन से वेट कर रहे थे और बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज इन माय लैपटॉप मैं नहीं वीडियोस बना पा रही थी। इवन मेरे भी कुछ क्लासेस थे तो उसके वजह से भी मैं नहीं बना पा रही थी वीडियो। बट नाउ अभी मैं आ चुकी हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके। इसमें ना वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी तो वीडियो ये सिर्फ इसमें आपको आइसोटोप्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी, वैलेंशियल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चलेगा, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग और बाकी की जो रेडियो एक्टिविटी ये सब पार्ट है ना वो मैं अगले वीडियो में कवर करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो उसके लिए आएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर है कि थोड़ा-सा पढ़ाते वक़्त मैं स्लो पढ़ाती हूँ, तो आप अपने हिसाब से वीडियो को फ़ास्ट करके देख सकते हो। स्पीड को इंक्रीज़ करो 1.5 या 1.5 या 2 पे करो, 1.5 आई थिंक सफिशिएंट होगा। तो 1.5x करके वीडियो को देखो सो दैट थोड़ा जल्दी वीडियो कवर हो जाएगा। तो मैं एक्सप्लेन करते वक़्त थोड़ा स्लो पढ़ा देती हूँ सो दैट जिनको स्लो समझ में आता है उनके लिए ईज़ी हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं बहुत स्लो जा रही हूँ तो वीडियो को स्किप करने के बजाय आप वीडियो को थोड़ा फ़ास्ट करके देख लेना, 1.5x पे करके देखना, स्पीड बढ़ा के देख लेना, ठीक है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग अभी आइसोटोप से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो ये आपका पिछला पेज है, पेज नंबर 7, जिसमें ऑलरेडी एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में दिया हुआ है, राइट। तो वो हम कर चुके हैं। तो हम लोग आइसोटोप से स्टार्ट करते। तो यहाँ पर आइसोटोप्स आप देख पा रहे होंगे। तो डायरेक्टली मैं इसी पेज से स्टार्ट करती हूँ सो दैट आपको समझाने में मुझे आसानी हो, ठीक है। तो बेसिकली आइसोटोप्स होता क्या है, ठीक है। आइसोटोप्स अगर हम लोग बात करें तो आइसोटोप्स जो होते हैं, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आइसोटोप्स में उसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है, और उसके एग्जाम्पल्स क्या है, इतना ही इम्पॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। और इसका जो डेफिनेशन है, अब देखो एटॉमिक और मास नंबर के बाद आया है, राइट। तो एटॉमिक और मास नंबर के अगर बाद आया है तो समथिंग कुछ तो इससे रिलेटेड होगा। तो यस, तो उसी से रिलेटेड है। हमारे आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स जो होते हैं वो होते हैं the atoms of the same element with same atomic number but different mass number। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि एटॉमिक नंबर क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो हमारा मास नंबर होता है वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को डिनोट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यही पॉइंट लास्ट लिखा है कि ड्यू टू द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ऑफ कोर्स उस किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर सेम है, इट मीन्स उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बट चेंजेस किस में होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में चेंज होगा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में चेंज होने की वजह से उसका जो मास नंबर है वो भी क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा, राइट। ये सिंपल सी बात है जो आप समझ चुके रहेंगे, राइट। तो अब आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे जो फेमस एग्जांपल आइसोटोप का होता है वो होता है अपना हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाउ मेनी आइसोटोप्स आर देयर? 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर। वन इज योर प्रोटियम, वन सेकंड इज योर ड्यूटेरियम एंड थर्ड वन इज योर ट्रिटियम, ओके। और ट्रिशियम भी बोलते हैं कभी-कभी और ट्रिटियम भी बोलते हैं, दोनों सही है, ठीक है। तो ये प्रोटियम्स जो होता है इसका अबंडेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका अबंडेंस ज़्यादा होता है मतलब जनरली ये यूज़ होता है हमारा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है नेचर में। तो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन ये अपना जो होता है नॉर्मल, उसको ही प्रोटियम नाम दिया हुआ है। सो इट हैज़ व्हाट, हाउ मेनी, 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन बट देयर इज नो न्यूट्रॉन। तो ये हमें ऑलरेडी पता है ना कि अपना हाइड्रोजन जो है जब उसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर जब 1 होता है तो उसके पास कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। उसके पास कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। यही अगर मैं बात करती हूँ ड्यूटेरियम की, ठीक है। तो ड्यूटेरियम अब मैं यहाँ पे आपको लिख के भी दिखाती हूँ थोड़ा अच्छे से ताकि बस आपको समझ आए। सो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 1 और 3। अब एक हमेशा नोटिस करो, अगेन एंड अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा क्योंकि सेम एलिमेंट है ना, सेम एटम का एलिमेंट है। तो एक ही होगा, एक ही मतलब एक ही एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। चेंजेस कहाँ होंगे? मास नंबर में होंगे, ये हमेशा याद रखो। तो यहाँ पर अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे पूछूँ आपका प्रोटॉन्स कितना है, तो आप एटॉमिक नंबर देख के बोलेंगे मैम 1 है।
यहाँ पर कितना है? आप बोलेंगे 1 है, यहाँ पर कितना है? 1 है। चलो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आप बोलेंगे मैम 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो यहाँ पर अब न्यूट्रॉन काउंट करना है। तो न्यूट्रॉन काउंट करने का ईज़ी तरीका मैंने बताया था आई थिंक लास्ट वीडियो में। डायरेक्टली आप क्या करो, आपके मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो। तो यहाँ पर 1 - 1 तो न्यूट्रॉन हो जाएगा 0, 2 - 1 अगेन न्यूट्रॉन हो जाएगा यहाँ पे 1, 3 - 1 न्यूट्रॉन हो जाएगा यहाँ पर 2, राइट? तो यहाँ पर क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है अपने वो क्या है, डिफरेंट है और डिफर करते हैं तीनों केसेस में, है ना? तो यही होता है बेसिकली, यही होता है अपना ये आइसोटोप, ठीक है? सिंपल सी बात है, बस क्या होगा, सेम सेम होगा एटॉमिक नंबर, बट मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। बस वही चीज़ है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है? तो अब एग्ज़ाम्पल्स बस याद रखो और उसका डेफिनेशन याद रखो। क्या डेफिनेशन लिखोगे? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट है whose mass number, or I can say that which is having a same atomic number but a different mass number। ठीक है, थोड़ा बहुत आप अपने ओन वर्ड्स डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़ ये करो। तो जो मेन मेन वर्ड्स होते हैं ना, की पॉइंट्स इसके याद रखो, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, ठीक है? वाई? बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सिंपल सी बात है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, और कार्बन का एग्जाम्पल है हमारे पास। कार्बन के हमारे पास अगेन 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है अपना कार्बन 12, एक होता है कार्बन 13, एक होता है कार्बन 14, ठीक है? तो तीनों केस में देखो, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 जब मैं बोल रही हूँ, तो यहाँ पर मास नंबर की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है ना? कार्बन 12 है यहाँ पे कार्बन 13 और यहाँ पे कार्बन 14, ठीक है? आई होप ये क्लियर है। अब आते हैं ऑक्सीजन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ऑक्सीजन के अभी हमारे 3 होते हैं। एक होता है ऑक्सीजन 16, एक होता है ऑक्सीजन 17, एक होता है ऑक्सीजन 18, ठीक है? अब क्लोरीन के पास आते हैं, तो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, कौन-सा हुआ? हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के तो हमारे पास 3-3 आइसोटोप्स हैं, लेकिन जो अपना क्लोरीन है उसके हमारे पास कितने आइसोटोप्स हैं? सिर्फ 2 आइसोटोप्स हैं, ठीक है? कौन से हैं वो? क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ठीक है? अब इसके बेसिकली प्रॉपर्टीज़ क्या होती है आइसोटोप्स की? आइसोटोप्स तो होते हैं, चलो ठीक है, हमें पता चल गया कि कुछ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, लेकिन उसका मास नंबर डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर करते हैं एक दूसरे से। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है इन आइसोटोप्स की? द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब ये आपको मैं समझाती हूँ कि एग्ज़ैक्टली इसमें क्या बोलना चाह रहा है। सिंस देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देयर एटॉमिक नंबर, यस करेक्ट, क्योंकि अब देखो एटॉमिक नंबर में डिफरेंस नहीं है और जो आइसोटोप्स के जो एटम्स है वो भी तो सेम है। हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, तो तीनों केसेस में क्या होगा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम ही रहेगी। केमिकली केमिकली जब ये रिएक्टिविटीज दिखाएंगे तो ये सेम ही दिखाएंगे। चलो बहुत अच्छा एग्जांपल ले लेती हूँ अपना अपना इसका वाटर का, ठीक है? तो वाटर क्या होता है हमारा, H2O हमारा होता है, राइट? सो H2O ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट अपने प्रोटियम का हो गया, है ना? इसका इसका पर्टिकुलर H2O हो गया। एक होता है जो अपन ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं उसको, ठीक है? ये अपना तो हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, एक होता है अपना ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड क्या होता है, D2O, और ट्रीशियम ऑक्साइड होता है T2O, ठीक है? तो ये समझ में आ गया? तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम ही रही ना, केमिकली तो ये उसी तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, 2 ही एटम्स आ रहे हैं यहाँ पर, समझ में आ रहा है? तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सेम होगी। बस इतना समझो, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। सेकंड, अब फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑफ कोर्स एटॉमिक नंबर सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तो सेम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है तीनों केसेस में, और या आई कैन से दैट कि किसी भी केसेस में, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, ठीक है? सिंस दे दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, सेम चीज़ जो मैंने अभी बताई आपको, ठीक है? अब थर्ड आते हैं। द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है? सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होगी, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आ जाएगा। जैसे कैसे होगा, मास डिफरेंट होगा उसका, डेंसिटी डिफरेंट होगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब डिफरेंट हो जाएगा, एंड इट इज जस्ट बिकॉज बिकॉज दे हैव डिफरेंट मास नंबर, ठीक है?
सिंपल है, इसमें कुछ भी आइसोटोप कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आइसोटोप बहुत सिंपल है। एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, जो बस सेम एटॉमिक नंबर शो करेंगे और डिफरेंट मास नंबर शो करेंगे, ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स रिपीट एक करके देख लेना, रिवीजन कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हम लोग देख लिए हैं, तो देखते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? तो यहाँ पर अगेन मैं थोड़ा इसी पेज पे आके आपको आगे का चीज़ समझाती हूँ, ठीक है? सिंपल सी बात है, अब इतना सारा जिस चीज़ पढ़ा हुआ है ना, वो एक-एक करके तो समझेंगे ही नो डाउट, लेकिन मैं आपको ना ईज़ी वे में बता दूँगी कि कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है? क्योंकि इतना सारा तो नहीं रट्टा कर सकते आप, रट्टा मार सकते, ठीक है? तो सबसे पहले समझिए, तो ये जो नील्स बोर है, ठीक है? नील्स बोर ही वाज़ एन डैनिश साइंटिस्ट, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, क्या हुआ था ना, रदरफोर्ड का जो हम लोगों ने एटॉमिक मॉडल देखा, तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में क्या हुआ ना, जो हमारा आपने देखा रहेगा जो मॉडल होता है वो किस तरीके से होता है, यहाँ पर अगर न्यूक्लियस रहेगा तो इस प्रकार से लाइक दिस हमारा जो मतलब बोल सकते हैं मतलब ऑर्बिट्स होंगे और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो करेगा, राइट? सो बेसिकली क्या होता है ना, नील्स बोर ने क्या किया था, ओह सॉरी, अरे सॉरी, हाँ, सो नील्स बोर ने क्या किया था ना, अ, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने ना शेल्स दिए थे, ठीक है? KLMN ऐसे शेल्स दिए थे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल समझिए कि अगर न्यूक्लियस है, ठीक है? तो ये रहेगा हमारा फर्स्ट शेल, ठीक है? मैं यहाँ पे N लिख देती हूँ न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस। सो ये हो गया फर्स्ट शेल जिसको उन्होंने K नाम दिया, ठीक है? K मतलब कौन-सा शेल? फर्स्ट शेल। सेकंड आते हैं हम लोग, देखते हैं हमारा सेकंड शेल कौन-सा होगा? L शेल, ठीक है? थोड़ा-सा डायग्राम उतना राउंड अच्छे से नहीं आ पा रहा है, तो थोड़ा-सा समझ लेना, ठीक है? सो KLM मतलब इसी तरीके से क्या होगा ना, बहुत सारे ऑर्बिट्स होंगे, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होंगे, तो यही होता है बेसिकली। ठीक है? तो यही यही नील्स बोर ने हमें दिया था पर्टिकुलर ये स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है? क्योंकि आप वही अगर मैं अगेन मैं रिपीट करती हूँ, रुदरफोर्ड ने ब जब बताया था कि स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के बारे में उन्होंने नहीं बताया था, है ना? स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी क्या होता है? लिमिटेशन था बेसिकली कि जिस तरीके से अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से प्रोटॉन के पास अगर आता रहेगा, तो व्हाट विल हैपन कि एटम जो है अपना एटम जो है वो और आई कैन से दैट द न्यूक्लियस में जाके इलेक्ट्रॉन कोलैप्स हो जाएगा, जिसकी वजह से एटम जो है वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है? तो उसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए, उसी ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए नील्स बोर ने अपना थ्योरी दिया या अपने पोस्टुलेट्स दिए, जिसमें उन्होंने क्या बोला कि एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस तो होगा, डेफिनिटली न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद जो हमारे ऑर्बिट्स होंगे ना, वो फिक्स्ड एनर्जी होगी उनके पास, ठीक है? ये डेफिनाइट ऑर्बिट्स होंगे, ठीक है? ऑर्बिट्स बोल सकते हैं, शेल्स बोल सकते हैं, एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं। देखो यही नेक्स्ट पॉइंट है कि इन ऑर्बिट्स एंड इन शेल्स को हम लोग एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। तो ये जो एनर्जी लेवल्स है वो क्या होगी, इनको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी ये शो करेगी, ठीक है? इनका अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स्ड रहेगा और इसके साथ-साथ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने शेल्स में प्रेज़ेंट रहेंगे ये भी पता होगा। ठीक है? सो दिस इज़ वेरी अगेन सिंपल कि हमें पता है कि कौन से पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेज़ेंट, ठीक है? अब ये फाइंड आउट करने के लिए अब हाँ, एक और चीज़ है एनर्जी की मैं बात कर लेती हूँ। ये जो अपना थर्ड पॉइंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत ईज़ी भी है, नो डाउट थोड़ा एलैबोरेट करके दिया हुआ है, लेकिन इसका मीनिंग समझ लो क्या है। क्या लिखा है कि एन इलेक्ट्रॉन प्रेज़ेंट इन अ फर्स्ट or in the K shell, that which one lying nearest to the nucleus possess the least amount of energy, ठीक है? बस ये एक पॉइंट याद रख लो, ठीक है? मैं तो बोलती हूँ ये बस एक पॉइंट याद रख लो, आगे के पॉइंट्स अपने आप याद रहेंगे, ठीक है? तो क्या होगा, जैसे जैसे ये जो हमारे ऑर्बिट्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है? तो एनर्जी क्या होती जाएगी इन लेवल्स की, बढ़ती जाएगी, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा फर्स्ट शेल है, ये जो के शेल है, उसकी एनर्जी कैसी रहेगी? लीस्ट रहेगी। क्या रहेगी? लीस्ट रहेगी, सबसे कम रहेगी, ठीक है? एंड बाय द टाइम यू आर जस्ट गोइंग टुवर्ड्स के, एल, एम, एन, ओ, सो ऑन, ठीक है? सो जैसे-जैसे आप आगे जाओगे तो एनर्जी क्या होती जाएगी? इंक्रीज़ होती जाएगी। क्या होती जाएगी? इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है ना? सिंपल सी बात है। तो बस एक चीज़ याद रखो कि जो नियरेस्ट होता है न्यूक्लियस से उसकी एनर्जी कम है,
ठीक है? फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि एक चीज़ याद रखोगे तो पता चल जाएगा ना कि अगर जो पास है उसकी एनर्जी कम है, तो जो दूर रहेगा उसकी एनर्जी तो ज़्यादा ही होगी। ठीक है? एनर्जी शेल्स की हम बात करें, इस पर्टिकुलर एनर्जी शेल की एनर्जी कम रहेगी। ठीक है? इतना समझ लो। अब ये लिखा हुआ है यहाँ पर सेम चीज़ कि ये हो गया लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी अमंग ऑल द इलेक्ट्रॉन्स हेल्ड बाय द एटम्स। द सेकंड शेल हैज़ हायर एनर्जी दैन के शेल, एम होल्ड्स इवन मोर दैन एल एंड सो ऑन। ठीक है? तो इस प्रकार से क्या होगा, एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होती जाएगी। नाउ इन अदर वर्ड्स, ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ द शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस, ग्रेटर इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी हेल्ड बाय इट। समझ में आया? कि जो सबसे दूर रहेगा, सबसे ग्रेटर द डिस्टेंस, जो सबसे दूर रहेगा उसकी एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी उस पर्टिकुलर शेल की क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है? सिंपल सी बात है। So now the problem was to find the number of electrons in each shell of an atom, for which the scheme was proposed by two scientists who was Bohr and Bury. ठीक है? And they have given what, the Bohr's-Bury scheme. Now what is Bohr's-Bury scheme? Simple है। Bohr's-Bury scheme क्या बताता है? According to this scheme, we will get to know that how much electrons, or I can say that कि maximum कितने number of electrons यहाँ पर place हो सकते हैं। ठीक है? कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम प्लेस हो सकते हैं एक पर्टिकुलर शेल में। ठीक है? कौन से फॉर्मूला से पता करेंगे? ये पता करेंगे 2n स्क्वायर से। ठीक है? तो जैसे कि अगर 2n स्क्वायर है, n का मीनिंग होगा शेल नंबर। ठीक है? फर्स्ट शेल है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कौन सा है उस हिसाब से। ठीक है? जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना? KLMN। बस सिंपल सी बात है। तो अब आप क्या करेंगे, 2n स्क्वायर लेंगे। तो के शेल कौन सा शेल है? फर्स्ट शेल है। तो अगर मैं 2n स्क्वायर करना चाहूँ, 2n स्क्वायर से पता करना चाहूँ कि के शेल में सॉरी मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, तो इसको मैं इस तरीके से कैलकुलेट कर दूंगी और मैं यहाँ पर लिखूंगी 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो सकते हैं मैक्सिमम इन दी के शेल। अब यहाँ पे एक चीज समझो, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं मतलब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? इसका मतलब के शेल में 0 इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और के में 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। ठीक है? लेकिन मोर देन 2 नहीं होंगे। ठीक है? अब 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि एटॉमिक नंबर कितना है एटम का, है ना? क्योंकि एटॉमिक नंबर से ही पता चलेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होते हैं उसके पास। तो टोटल नंबर हमें पता चलेंगे तभी जाके तो हम लोग KLMN में उसको ऐड कर पाएँगे। ठीक है? तो K में हम लोग कर दिए 0, 1, 2, तो ये समझ में आ गया कि इसका मैक्सिमम लिमिट है 2, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, 2 से कम भले ही हो सकते हैं। ठीक है? सेम आते हैं हमारे L में, L में क्या होगा, सेकंड है 2 into 2 square will be equal to 8। ठीक है? ये भी हो गया। थर्ड आते हैं 2 into 3 square will be equal to 18 इलेक्ट्रॉन and 2 into 4 square and is equal to 32 इलेक्ट्रॉन and so on। ठीक है? तो ये हो गए हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? इस तरीके से फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं? 2n स्क्वायर बोर्स-ब्यूरी स्कीम है, उससे वो जो 2n स्क्वायर है हमारा फॉर्मूला है जो बोर्स-ब्यूरी स्कीम के थ्रू हमारे पास आया है, व्हिच शोज़ हाउ मेनी, और आई कैन से दैट व्हिच शोज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी प्रेजेंट इन पर्टिकुलर ऑर्बिट। ठीक है? अब आते हैं ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट। अनदर रूल इज नोन एज योर ऑक्टेट रूल। अब ये ऑक्टेट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, which determines the actual number of electrons present in the outermost shell। ठीक है? And what it states, what is the octet rule? The maximum number of electrons, the maximum number of electrons that the outermost shell of an electrically neutral and chemically stable atom can have is 8, except if atom has only one shell, then it is given which can have only 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब समझो कि क्या लिखा हुआ है, डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, डोंट वरी। ये ऑक्टेट रूल बेसिकली क्या बताता है कि एक पर्टिकुलर कोई भी जो अपना एटम होता है, ठीक है? तो उसमें उसके जो आउटर मोस्ट शेल में ना अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है? ये जो लिखा हुआ है ना उसी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है उसी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ओन वर्ड्स में। तो अब समझो कि आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है किसी भी एटम में, इसका मतलब ये हुआ
कि अपना जो एटम है वो क्या है, वो स्टेबल एटम है। क्या है? स्टेबल एटम है, ठीक है? अब ये हो गया सारे एलिमेंट्स के लिए, सारे एटम्स के लिए। लेकिन हो सकता है कि जैसे कि कुछ ऐसे अपने हाइड्रोजन और हीलियम जो है, उनके पास क्या है चीज़ कि उनके पास ना सिर्फ़ एक ही शेल प्रेज़ेंट होता है, के शेल प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या है ना, उसमें ऑक्टेट रूल नहीं फ़ॉलो होता है, लेकिन उन लोगों के लिए दूसरा रूल है, वो है अपना ड्यूप्लेट रूल। तो ड्यूप्लेट रूल मतलब क्या होगा कि उनके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएँगे, स्टेबल हो जाएँगे। ठीक है? वो क्या हो जाएँगे, स्टेबल हो जाएँगे। क्या होता है ऑक्टेट रूल? अगेन बताती हूँ, ऑक्टेट रूल बताता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है? और आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में, मतलब समझो कि ये कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट है या एटम है जो जो m तक या n तक है, ठीक है? छोड़ो ये n छोड़ दो, ये m n o को छोड़ दो। समझो कोई भी एक पर्टिकुलर एटम है जिसका ना के एल एम, अच्छा हाँ एम तक तो मैंने ड्रॉ ही किया है। तो के एल एम है, एम है, राइट? सो ये इसका प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आउटर में ना अगर इसके 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आउटर में अगर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये स्टेबल हो जाएगा एटम। ठीक है? मैंने 5 ही ड्रॉ किए हैं, लेकिन समझ लो। 6, 7, 8, ठीक है? अब ये धीरे-धीरे समझेंगे हम लोग कि आगे क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना तो समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है? तो अब देखो दिस रूल कैन बी अंडरस्टूड बेटर बाय टेकिंग अ फॉलोइंग एग्जांपल। तो एक एग्जांपल्स कुछ-कुछ दिए हैं वो देखते हैं, क्या लिखा है? The helium atom has 2 electrons which occupy the first and only shell of the helium atom। तो हीलियम तो ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि हीलियम का क्या है, ठीक है? लिथियम के केस में आता है। एग्ज़ाम्पल्स तो देखेंगे डेफ़िनेटली, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ठीक है, एक बार देख लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से इसको करना है। जो हमारा नेक्स्ट आएगा ना ये वाला, इसमें मैं आपको बताऊँगी एग्ज़ैक्टली कैसे होता है या इसमें, ठीक है? अब देखो, ये समझो फटाफट। तो सेकंड एग्ज़ाम्पल क्या है? अ लिथियम एटम हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? अब हमें पता है लिथियम के पास 3 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कैसे? क्योंकि एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 होता है। So two out of which occupy the first shell and three occupies the second shell। ठीक है? तो इसका मतलब अगर मेरे पास ये लिथियम है, लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हो गया इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में मैं नहीं जाऊँगी अभी, ठीक है? न्यूक्लियस बस ऐसे ही ड्रॉ कर दिया है मैंने। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रोटॉन का कोई काम नहीं है ना, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अंदर ही होते हैं, तो उनको नहीं हम लोग छेड़ेंगे। बाहर आएँगे थोड़ा-सा, ठीक है? ऑर्बिट्स में आ गए, ये फर्स्ट शेल है। तो फर्स्ट शेल में हम लोगों ने क्या देखा था? के शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 2 रह सकते हैं, है ना? और अपने पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर दो यहाँ पर। तो चलो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अपने प्लेस हो गए, ठीक है? ज़्यादा राउंड करूँगी तो कन्फ्यूज़ तो नहीं हो जाओगे? वेट, मैं हटा देती हूँ इस राउंड को। ठीक है? और यहाँ पर हो जाएगा अपना सेकंड शेल, जिसमें क्या होगा ना, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन आउटर में हो गया। अब क्या होता है, अब देखो, अब आउटर में कितना हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अ, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो ड्यूप्लेट रूल फॉलो नहीं ना हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हमें क्या चाहिए कि अगर अगर हमें बेटा हाँ, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज़ द सेकंड शेल, से सही लिखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे लिथियम स्टेबल नहीं है फिर, ठीक है? तो लिथियम को क्या चाहिए ना, अगर समझो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ, ठीक है? ऐसे तो ऐड नहीं कर सकते, उसके लिए प्रोसीजर है, वो भी बताऊँगी मैं, सॉरी, वो तो बताएँगे, ऐसे बोलने वाली थी, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा ना, तो ये होगा, यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये ड्यूप्लेट रूल को अब फॉलो कर रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये होता है बेसिकली। अब ये बेसिकली ये सब कर क्यों रहे हैं हम लोग, ये कर क्यों रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है? मैं ना थोड़ा-सा ना ये वाला जो चीज़ है ना, वो आप एक बार ना पढ़ लेना। इतना वाला पार्ट है ना, ओह सॉरी, ये वाला जो पार्ट है ना, थोड़ा-सा पढ़ लेना खुद ही। मैं आपको ना इन जनरल एक्सप्लेन कर देती हूँ खुद ही से। देखो होता क्या है बेसिकली, ये ड्यूप्लेट और ना जो
ऑक्टेट रूल दिया रहता है ना, वो होता क्या है? वो बुक में थोड़ा-सा ना तो कन्फ्यूज़ कर देते हैं आप लोगों को, तो मैं अच्छे से बताती हूँ एग्ज़ैक्टली होता क्या है। कन्फ्यूज़ इन द सेंस ना कि आगे जो मैं चीज़ें बताऊँगी ना वो आएँगी आएगी यहाँ पर देखिए बैलेंस शेयर और ये सब आएगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ तो आपको ना ये चीज़ें समझने में भी थोड़ा आसानी होगा। अब देखो मैं बताती हूँ आपको पहले तो ऑक्टेट रूल, ठीक है? फिर मैं हाइड्रोजन, हीलियम के वो ड्यूप्लेट रूल में आऊँगी। ड्यूप्लेट रूल ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि 2 ही एटम्स के लिए होता है वो, ठीक है? तो ये भी थोड़ा-सा हटा ही देती हूँ मैं। ओह! सॉरी। ऑक्टेट रूल। ठीक है, अब ऑक्टेट रूल में क्या होता है, मैंने जैसे बोला कि आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है? जिसको हम लोग वैलेंस शेल भी बोलते हैं, वो भी आगे पढ़ेंगे। वैलेंस शेल बोलते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, उसको वैलेंस शेल बोलते हैं। अगर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेज़ेंट है, तो मैं स्टेबल हूँ या एटम ऐसे बोलता है कि मैं स्टेबल हूँ, ठीक है? तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, जो हमारे नोबल गैसेज़ होते हैं, अब टोटल कितने नोबल गैसेज़ है? टोटल कितने नोबल गैसेस हैं? अगर नहीं पता तो बता देती हूँ। देखो याद रखने का तरीका भी है। हीना, नीना और करीना से रोना। ठीक है? क्या हो गया? हीना, नीना और करीना से रोना। ये अपने क्या हो गए? नोबल गैसेस है सारे, ठीक है? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। सॉरी, अब इसमें क्या होता है ना, ये जो नोबल गैसेस होते हैं ना, वो सारे स्टेबल होते हैं। ऑलरेडी ये स्टेबल है, इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? ये स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं? क्योंकि इनका ऑक्टेट रूल कंप्लीट होता है। ये फॉलो करते हैं सारे ऑक्टेट रूल और इनके आउटर मोस्ट शेल में ना 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? अब देखो, अब समझो यहाँ पर कि ये क्यों चीज़ें हो रही है। तो इनके आउटर मोस्ट शेल में मैंने बोला कि ये 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेज़ेंट होते हैं, तो हम होते हैं ना कि हम भी जब लाइफ़ में हमें कुछ बनना होता है तो हमें बोलते हैं कि ना ये ना मेरे आइडियल है, हमें इनकी तरह बनना है या मुझे इनकी तरह बनना है, ठीक है? हम ऐसा बोलते हैं हमेशा, राइट? सो यहाँ पर ना नोबल गैसेस जो होते हैं ना, वो सबके क्या होते हैं ना, बाकी सारे एलिमेंट्स के क्या होते हैं ना, आइडियल्स होते हैं, ठीक है? आइडियल्स होते हैं और ना सारे एटम्स जो है ना वो नोबल गैसेस की तरह बनना चाहते हैं। उनको चाहिए कि हमें नोबल गैसेस की तरह बनना है, ठीक है? तो नोबल गैसेस के लिए नोबल गैसेस की तरह बनने के लिए उनको भी क्या करना पड़ेगा? उनको भी तो ऑक्टेट रूल करना पड़ेगा, है ना? हम लोग ऐसे ही अपने आइडल्स की तरह नहीं बनेंगे, हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके हम वैसे बनेंगे। तो उसी तरीके से बाकी के एलिमेंट्स को भी ना, या एटम्स को भी ना ऑक्टेट रूल फॉलो करना पड़ता है, तभी जाके वो नोबल गैसेस की तरह बनते हैं। ठीक है? इतना समझ में आया? अब देखो, अब वो क्या करेंगे ना, वो ट्राई करेंगे कि हमारे पास भी ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है? उसके लिए अब वो क्या करेंगे, उसके लिए वो ना शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का गेनिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का लूजिंग करते हैं, ठीक है? वो पार्ट आई थिंक इसमें नहीं है, तो अभी बस इतना समझो कि यहाँ पर है ना उनको आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कैसे भी लेकिन चाहिए आउटर मोस्ट में, ठीक है? ये वाला चीज़ है ना खुद से जैसे मैंने बोला ना कि पढ़ लो, यहाँ पर बस बताया क्या गया है ना कि किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन्स को फ़ील करेंगे क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, नियॉन हो गया और यहाँ पर ये पोटेशियम हो गया। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो हम लोग इलेक्ट्रॉन को फ़ील करते हैं ना, K में 2 होगा, सेकंड में 8 होगा, फिर उसके बाद 8 होगा, उसके बाद 1 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ओके। हाँ, तो इसीलिए क्या होता है ना, अब देखो पोटेशियम के केस में KLM M में हमने देखा था कि कितना होता है उसका जो हमारा ये होगा इलेक्ट्रॉन जो आउटर में हो जो होगा वो कितना होगा 16 है ना? 16 देखा था? 18 देखा था सॉरी एम में 18 होता है। तो यहाँ पर देखो एम में यहाँ पर तो 80 है तो 1 इलेक्ट्रॉन एन में क्यों लिखे हम लोग? तो वो हम लोग देखते हैं वैसा क्यों किया है हम लोगों ने। सो पोटेशियम एटम हैज़ 19 इलेक्ट्रॉन्स। द फर्स्ट शेल टेक्स अप 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड द सेकंड शेल टेक्स अप 8 इलेक्ट्रॉन्स ठीक है? दैट लीव्स 9 इलेक्ट्रॉन्स ठीक है? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ 2n स्क्वायर 9 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स शुड ऑक्यूपाई द थर्ड शेल which can hold up to 18 electrons जो मैंने अभी बोला but since the outermost shell of an atom cannot have more than 8 electrons the third shell takes up only 8 electrons and the fourth shell takes up 1 electron ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर समझो अकॉर्डिंग टू आर बोर्सब्यूरी स्कीम अगर मैं टू
8 और 9 अगर लिखती इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रूल हम लोगों ने क्या बोला कि आउटर में ना हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए। तुम कैसे भी फ़िल करो, बट किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट शेल है ना, उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8 ही लिखेंगे। ठीक है? तो इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 8 लिखेंगे और जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है वो उसको हम लोग n में डाल देंगे। समझ में आया? इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा, 2881। ठीक है? मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते आउटर मोस्ट शेल में, इसीलिए इसको इस तरीके से लिखते हैं। सिंपल सी बात है, समझ में आया? अब आते हैं हमारे वैलेंस शेल में। देखो ये बहुत ईज़ी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आते हैं वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी क्या होता है? बहुत ईज़ी टर्म्स है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ठीक है? अब देखो, वैलेंस शेल मैंने पहले ही बोला बोला था आपको कि आउटर मोस्ट शेल जो होता है ना, उसको ही हम लोग वैलेंस शेल बोलते हैं, ठीक है? या उसको वैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं, सिंपल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे फिर? जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में प्रेज़ेंट होते हैं, वो क्या हो जाएँगे? अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएँगे, सिंपल। अब इतना सारा याद नहीं रखो, इतना ठीक है, बस इतना याद रखो। जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में प्रेज़ेंट होते हैं, उनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, बस, सिंपल। अब वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ठीक है, विथ the atoms of other elements so as to form the molecules and compounds. Now valency can therefore be defined as defined in terms of loss और gain of electron। जो मैंने अभी बोला था ना थोड़ी देर पहले, लॉस और गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो स्टेबल होने के लिए वैसे करते हैं, ठीक है? और वो कैसे करते हैं, अब कितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, कितना गेन होगा, वो कैसे पता चलेगा, बेस्ड ऑन देयर वैलेंसी। ठीक है, एक एक करके समझेंगे, टेंशन नहीं लो, एक एक चीज समझो पहले क्या लिखा हुआ है। तो अब वैलेंसी के बारे में बात करेंगे हम लोग। वैलेंसी वैलेंसी जो होता है, ये शो करता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है? तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जितना वो कंबाइन होगा किसी और एटम के साथ, वही उसका क्या होगा, कंबाइनिंग कैपेसिटी होगा। अब आते हैं, ये आते हैं हमारे से क्वेश्चन में जो आपके बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन इज व्हाई डू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, जिसका आंसर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। सेम चीज लिखा हुआ है कि atoms tend to combine to attain electronic configuration of nearest inert gas। मैंने बोला था ना उनको इनर्ट गैस भी बोलते हैं, बाय द वे नोबर्ट गैस मतलब ही इनर्ट गैस होता है। तो इनर्ट गैस की तरह इनको होना है, सारे एटम्स को इनर्ट गैस की तरह बनना है, नोबल गैस की तरह बनना है, इसीलिए वो क्या करते हैं ना, इस तरीके से लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, ठीक है? और लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके क्या होते हैं, वो कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है? सो यू नो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज 8 except in the case of hydrogen and helium. If an atom has 8 electrons in its valence shell, it acquires a chemically stable nature or chemically stable structure and thus becomes inert, है ना? तो सिंपल सी बात है, आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन है तो बंदा खुश है, बस हम लोग खुश है, ठीक है? हम लोग नहीं, हमारे एटम्स खुश है, ठीक है? तो एक बार बस ये एग्जाम्पल जो दिए रहते हैं ना, वो थोड़ा सा खुद से रीड करना, उसमें बस जो समझाया जाता है ना, उसका ही एक एग्जाम्पल लेके बताया जाता है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है? तो एक बार ये वाला पार्ट डेफ़िनेटली रीड करना, बस रीडिंग करना, समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ तक समझे हो ना, तो ये तुरंत समझ में आ जाएगा एक ही बार में। ठीक है? अब आते हैं ये वाला पार्ट जिसमें लिखा हुआ है, हाँ, कि therefore anything less than 8 electrons in its outermost shell except in helium makes an atom chemically unstable and reactive. However, most of the atoms known to us have electrons less than 8 in their respective valence shell. Therefore, they tend to combine with other atoms to complete their octet and attain stability. तो सबका मतलब एक ही है मीनिंग
कि ये सारा चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन्स जो देगा, लेगा, वो सब एक ही चीज़ के लिए सब करेगा, वो है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट रूल को फ़ॉलो करने के लिए और नोबल गैस की तरह स्टेबल बनने के लिए। ठीक है? वो भी लाइफ़ में स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है? एटम्स एटम्स भी स्टेबल होना चाहते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ करते हैं उन लोग। फिर ड्यूरिंग द केमिकल कॉम्बिनेशन one of the atoms donates one or more electrons which are accepted by another atom to form a chemical bond. तो यहाँ यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? केमिकल बॉन्ड ऑफ कोर्स किसी दो एटम्स में होगा समटाइम्स इंस्टेड ऑफ गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एटम्स शेयर द इलेक्ट्रॉन्स टू। तो जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि लूजिंग भी होगा, गेनिंग भी होगा और शेयरिंग भी होगा। तो इस तीनों तरीके से वो क्या करेंगे ना, एटम्स के साथ कंबाइन होंगे और कंबाइन होके फॉर्म करेंगे कंपाउंड्स। ठीक है? अब इसका डिटेल वर्जन है ना, मुझे लगता है आपको केमिकल बॉन्डिंग में होगा, लेकिन अभी ये सब बेसिक बेसिक समझ लो। ठीक है? अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपका मेन एम क्या है कि आपको याद होने चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको याद होने चाहिए एटॉमिक नंबर, आपको याद होने चाहिए मास नंबर। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है, मास नंबर याद है, एटॉमिक नंबर याद है, आपको वैलेंसी याद हो जाएगा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से कौन बॉन्डिंग कर रहा है, ये भी समझ में आ जाएगा। तो ये लेकिन नेक्स्ट चैप्टर्स में है आई थिंक, ठीक है? तो अभी के लिए इस चैप्टर का मोटो बस यही है, इन सारी चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो 1 टू 20 एलिमेंट्स के बारे में दिया हुआ है, 1 टू 20 एलिमेंट्स है यहाँ पर, जिसमें अपना फर्स्ट अपना है हाइड्रोजन, जिसमें देखो एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है। हीलियम एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट लिथियम में 3 होते हैं, तो 3 में अभी मैंने ड्रॉ करके दिखाया था। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस हो सकते हैं, तो उसके बाद फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्लेस होगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर बेरिलियम है, 4 होता है, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर। तो ऐसे ही क्या होगा ना, एक-एक करके भरते जाएँगे, कब तक? जब तक 8 नहीं हो जाता। तो अब देखो नियॉन तक हम लोग पहुँच गए, तो नियॉन तक 8 तक हम लोग भर लेंगे, लेकिन उसके बाद हमने बोला था ना कि आउटर में कभी भी 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जो हम लोगों ने एग्ज़ाम्पल भी देखा। तो यहाँ पर क्या होगा, 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इसीलिए अब आगे के जो इलेक्ट्रॉन्स आएँगे, वो नेक्स्ट शेल में हो जाएँगे, है ना? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो एक ही शेल था, फिर यहाँ तक 2 शेल्स हैं, फिर यहाँ से 3 शेल स्टार्ट हुए हैं, ठीक है? आई थिंक यहाँ पर उसके बाद फिर यहाँ पर इन 2 केस में सिर्फ 4 शेल्स हैं, ठीक है? समझ में आया? तो अब देखो सोडियम है, जिसका 281 होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो जो हम लोग भर रहे हैं ना, जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहे हैं, उसी को हम लोग लिख भी रहे हैं उसी तरीके से, 281। फिर आते हैं 282, मतलब के शेल में 2, एल शेल में 8 और नेक्स्ट एम शेल में 2। सिमिलरली यहाँ पर 3, 4, फिर समझ में आ रहा है, एक-एक इलेक्ट्रॉन सेम ही शेल में ऐड होता जा रहा है और इस तरीके से फिर हम लोग आर्गॉन तक आए। आर्गॉन में 288, आउटर में 8 कंप्लीट हो गया। अब जो भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो नेक्स्ट शेल में ऐड होगा, जो कि पोटेशियम के केस में 2881 होगा और कैल्शियम के केस में 2882 होगा। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ही टेबल बहुत सारा चीज़ आपको बताता है, ठीक है? अब इसको याद रखने का तरीका, जहाँ तक मुझे लग रहा है लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि मैं याद करके बताऊँगी, तो आप कर सकते हैं इस तरीके से, इनके सिम्बॉल्स है, अच्छा सिम्बॉल्स यहाँ पे ड्रॉ ड्रॉ किए हुए हैं ना, तो मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ, ठीक है? 2-3 बार रिपीट करके देख लेना, मैं एक बार बता दूँगी। और ये ना कोई ऐसा नहीं है कि ये वाला जो मैं बता रही हूँ वो बहुत कुछ मतलब डिफ़िकल्ट है, या आज के पहले किसी ने नहीं बताया, नहीं, आपको यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो ऐसे मिल जाएगी। और मैंने भी जब पढ़ाई की थी तो मैंने भी वैसे ही किया था, मैं भी यूट्यूब से ही देखा था ये वाला ट्रिक। तो ये वाला ट्रिक मैं अभी आपको बता देती हूँ, ठीक है? कुछ नया ट्रिक नहीं है, ये आपको बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा। तो आते हैं यहाँ पे ट्रिक है, हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी और फूआ नाचेंगे। ठीक है, नाचेंगे क्यों बोल रही हूँ मैं, थोड़ा स्ट्रेस देके, क्योंकि एन और ई लास्ट, फर्स्ट एन लास्ट ई हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? तो हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी और फूआ नाचेंगे। फिर आते हैं ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। ठीक है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला का और काजू केक। ठीक है, और काजू केक। तो यहाँ पर
बस इसको रिवाइज़ कर लेना, मतलब रिपीट कर लेना वीडियो में ही, और याद कर लेना, ठीक है? तो अब यहाँ पर इसी तरीके से जब आप याद करेंगे तो आपको एटॉमिक नंबर ऑटोमेटिकली याद होंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 टिल 20 है। मास नंबर में आपको कैसे याद रखना है, अब मैं आपको बताती हूँ मास नंबर याद करने का तरीका, कि किस तरीके से आप मास नंबर्स को याद कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, जो अपना हाइड्रोजन के केस में तो 1 1 है, तो उसको भूल जाओ, यहाँ पर आओ। तो जहाँ पर भी आपको एटॉमिक नंबर, ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, हाँ, ये सब में नहीं होगा एप्लीकेबल, तो मैं आपको बताऊँगी किसमें आपको याद रखना है। तो सबसे पहले समझो कि मेन ट्रिक क्या है। मेन ट्रिक ये है कि जब एटॉमिक नंबर अपना इवन नंबर है, जैसे कि 2 है ना, 2 इवन नंबर है, तो मास नंबर ना उसका डबल होगा। तो 2 का डबल कितना हुआ? 4, ठीक है? अब आते हैं ऑड में क्या होगा? ऑड में क्या होगा कि जब अपना ऑड नंबर होगा ना, तो इसका भी डबल होगा, ठीक है? 3 2 ज़ा 6, बट प्लस 1 होगा। यहाँ पे देख सकते हो ना, 3 2 ज़ा 6 है प्लस 1, ठीक है? ये हो गया। अब इसमें एक्सेप्शंस देखो, अकॉर्डिंग टू आवर ट्रिक 4 का क्या होना चाहिए? यहाँ पे 8 होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है, तो ये अपना एक एक्सेप्शन हो गया। बोरॉन के केस में सही है, 5 2 ज़ा 10 होता है, 10 प्लस 1, ये करेक्ट है। 6 करेक्ट है, 6 2 ज़ा 12। 7 के केस में भी ये क्या है, अपना एक्सेप्शन है, भले ही इसका 7 ये हो एटॉमिक नंबर, ऑड हो, ऑड नंबर हो, तो भी यहाँ पर इसका डबल हो रहा है, तो ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है ना, अपने नोटबुक में नहीं, अपने टेक्स्ट बुक में, क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक का ही पेज है ना, तो यहाँ पर करना ये सारा चीज़ है ना, पेंसिल से जैसे जैसे मैं करवा रही हूँ ना, वैसे करना कि ये एक्सेप्शन है ट्रिक का, और फिर किस तरीके से याद रखना है, वो सारा चीज़ अपने बुक में भी करना, ठीक है? आपका टाइम बचा रही हूँ मैं यहाँ पर। सो 8 है, यहाँ पर क्या हो गया, इवन नंबर, 8 2 ज़ा 16। 9 का क्या हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18 प्लस 1। 10 का 20, 11 का भी हो जाएगा डबल 20, ये 23 करेक्ट है, 12 24, 13 का हो जाएगा 26 प्लस 1, देन 14 28, 15 का भी सही है, डबल होगा 30 प्लस 1, 16, ये भी सही है, 17 का भी हाँ, ये सही है। आई थिंक बेरिलियम और नाइट्रोजन ही है ना? नहीं, आई थिंक अर्गॉन, हाँ, अर्गॉन ही था। वही मैं सोचूँ कि एक्सेप्शन नहीं आया बहुत देर तक, तो अर्गॉन है, ठीक है? नेक्स्ट एक्सेप्शन। अकॉर्डिंग टू जो रूल है ना, उस हिसाब से क्या होना चाहिए, अपना अलग होना चाहिए, लेकिन अर्गॉन के केस में ये डिफरेंट होता है, 18 का 40 होता है, ठीक है? उसके बाद पोटेशियम भी सही है, 19 का डबल 38 होता है प्लस 1, और कैल्शियम का 40 है, ठीक है? तो सिर्फ 3 एक्सेप्शंस हैं, ओके? बाकी कोई एक्सेप्शन तो नहीं है यहाँ पर, और रूल यही रहेगा, एटॉमिक नंबर इवन है तो उसका डबल होगा, एटॉमिक नंबर ऑड है तो ये अगेन डबल प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है? और ये चीज़ अभी 20 तक ही लिमिटेड है अभी के लिए, ठीक है? बाकी के एलिमेंट्स के लिए ट्राई करके देखो, लेकिन जनरली वहाँ पर भी बहुत सारे एक्सेप्शंस आपको मिल जाएँगे इस ट्रिक से, तो इसीलिए मैं सिर्फ 1 टू 20 के लिए बता रही हूँ आपको, ठीक है? फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सिंपल है, जितना उसका एटॉमिक नंबर रहेगा वही आएगा, 1 टू 20। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ईज़ी है, 1 टू 20 सेम। बस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में क्या होगा, आपको नंबर ऑफ सॉरी, मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है, मैंने ऑलरेडी बताया था। तो इस तरीके से जब आप मास नंबर से माइनस करेंगे एटॉमिक नंबर को, तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी मिल जाएगा, ठीक है? तो इसके साथ अब आपके पास एटॉमिक नंबर है, तो आप KLMN शेल्स भी ड्रॉ कर सकते हो। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 1, सो 1 लिख दो। 2 है तो फर्स्ट शेल में 2 लिख दो। फिर उसके बाद 3 है तो फर्स्ट शेल में तो 2 ही होगा, सेकंड में 1 हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद बेरिलियम में 2 एंड 2, बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 एंड 3। सो इस तरीके से सेम 8 तक हो जाएगा। 8 के बाद फिर थर्ड शेल में एंट्री हो जाएगा, सेम चीज़ जो हम लोग पिछले स्लाइड में देखें, और फिर ऐसे ही करते 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 फिर 8 हो जाएगा, और फिर फोर्थ शेल में एडिशन होगा। सिंपल है। अब आते हैं वैलेंसी। अब वैलेंसी ना दो तरीके से आप पता कर सकते हो। जो आपका आउटर मोस्ट शेल होता है ना, आउटर मोस्ट शेल, तो उससे ही आपको करना है। बस कैसे याद रखोगे, देखो, जो आपके नोबल गैसेस है ना, इसके ना दो तरीके हैं याद करने के। हीलियम, नियॉन, और आपका अर्गॉन जो है वो क्या है ना, स्टेबल है, तो उनको तो किसी के साथ कंबाइन होना नहीं है, तो उनका कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना होगा, 0 होगा। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब वैलेंसी, ठीक है, वो कितना होगा, 0 होगा।
तो यहाँ पर जैसे आप जाएँगे ना, तो पहला तरीका बताती हूँ क्या करना है कि आपको 0 के ऊपर और नीचे ना 1 2 3 4 ऐड करना है। बस 1 2 3 4 4 तक ही, 5 में नहीं जाना। तो 0 के ऊपर 1, 0 के नीचे 1 2 3 4, ठीक है? फिर रुक जाओ, फिर 0 में आओ, फिर ऊपर 1 2 3, फिर नीचे 1 2 3 4, ठीक है? उसके बाद फिर 0 पे आओ, ऊपर जगह कितना बच रहा था 1 2 3, उसके बाद नीचे आओ 1 2। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका ये भी है कि आपके पास जो आउटर मोस्ट शेल है ना, उससे भी आप पता कर सकते हो कि क्या होता है इसका, ठीक है? तो जैसे कि प्लस माइनस के लिए अभी थोड़ा रुक जाओ, प्लस माइनस बताती हूँ कैसे, पहले नंबरिंग याद कर लो, प्लस माइनस बता रही हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का तो 1 ही होगा, कोई चेंजेस नहीं है। ऑलरेडी हीलियम, नियॉन, आर्गॉन का 0 ही है, वो बता चुकी हूँ। अब आते हैं देखो, सेकंड में बता रही हूँ, सेकंड क्या मेथड है जिससे पता कर सकते हो वैलेंसी। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है ना? तो अगर वैलेंस शेल, ठीक है? वैलेंस शेल, ठीक है? लेस दैन, अच्छा मैं ऐसे लिख दूँ क्या? ठीक है? वैलेंस शेल में या तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स लेस दैन और इक्वल टू 4 है, ठीक है? क्या बोल रही हूँ ठीक से समझो। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, इससे अच्छा मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से लिखती हूँ, ठीक है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, अगर वो लेस देन इक्वल टू 4 है, तो अपना जो वैलेंसी है ना, वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, उतना ही आएगा। ठीक है, बता रही हूँ ये क्या बता रही हूँ मैं, ठीक है? तो देखो L है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है, 1 है मतलब लेस दैन 4 हो गया। तो अगर लेस दैन 4 है ना, तो एज़ इट इज़ नंबर वो उठा के लिख दो। एज़ इट इज़ जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उतने लिख दो। सेकंड में आओ, फिर से देखो 2 है, 4 से कम ही है, तो एज़ इट इज़ लिख दिया 2। 3 कम है 4 से, एज़ इट इज़ लिख दिया। 4 कम है, कम नहीं है लेकिन इक्वल टू है, तो एज़ इट इज़ लिख दिया। ठीक है, समझ में आया? तो ये यहाँ पे एक ट्रिक हो गया। लेकिन अब अगर जैसे कि 5 6 7 8 में, तो वहाँ पर क्या करोगे? तो वहाँ पर सिंपल सी बात है, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड बता रही हूँ, जब आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर दैन मोर दैन 8 और सॉरी मोर देन 4 होगा, ठीक है? तब आपको क्या करना है? वैलेंसी कैसे पता करना है? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि देखो यहाँ पर आते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो 5 है, तो 5 है तो 8 माइनस 5 कर दो, 8 माइनस 5 मतलब कितना हो गया? 3। फिर 6 है, तो 8 माइनस 6 कर दो, कितना हो गया? 2। फिर 7 है, 8 माइनस 7 कर दो, कितना हो गया? 1। समझ में आया? इस तरीके से आप वैलेंसी को फाइंड आउट कर सकते हो। दो मेथड है। अगर डायरेक्टली इस तरीके से चार्ट बना रहे हो तो 0 1 2 3 का मेथड सही है। लेकिन डायरेक्टली अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया और बोला कि पता करो वैलेंसी पता करो, तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है? समझ में आया? सिंपल है। तो वीडियो को थोड़ा-सा शॉर्ट रखती हूँ, यहाँ तक अभी कवर कर दिया है मैंने। अब नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आगे का आपको पार्ट बता दूँगी, जिसमें हम लोग ये वाला चीज़ भी कर लेंगे कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है, वैलेंसी पॉजिटिव, नेगेटिव किस तरीके से होती है, वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है, ठीक है? थोड़ा-सा फिर रेडियो एक्टिविटी के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। यहाँ तक है ना, इस वीडियो को यहाँ पर ही रोक देते हैं और ये वाला जो केमिकल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट क्लास में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर watching the session, and do like the video if you really like it, and share with your friends also. Okay, so thank you so much for watching. Bye bye, take care.